नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा कि लागू होने वाला नेक्स्ट जेन जीएसटी आम जनता के लिए दीपावली गिफ्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में सुधार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नई जीएसटी दरों के लागू होने से सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। सीएम ने कहा कि करों में जन केंद्रित सुधार से देश की तरह यूपी की जीडीपी में भी 0.2 से 0.3% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। पहली बार जब जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय इनके करों को 5 स्लैब थे और जिसे घटाकर अब सिर्फ 2 ही स्लैब 5 और 18% कर दिए गए हैं। सिर्फ लग्जरी सामानों के लिए 40% जीएसटी का स्लैब अलग है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों में रोजमर्रा के सामग्री शामिल किए जाने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब ये जो टैक्स रिफॉर्म हुए हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने दीपावली का उपहार दिया है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, क्योंकि जीएसटी यह उपभोक्ता टैक्स है। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सेल टैक्स, वैट और सेस आदि को मिलाकर के हमें केवल 49,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे 2017 तक। आज अगर हम गत वर्ष देखेंगे तो हमें 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी अकेले स्टेट ने प्राप्त किया है। भारत का शेयर नहीं, भारत सरकार का जो शेयर हमें मिलता वो अलग है। ये केवल स्टेट जीएसटी ने ये पैसा इतना यूपी के अंदर तैयार किया है। टैक्स रिफॉर्म का परिणाम क्या होता है? एक्साइज में उत्तर प्रदेश ने 12,000 करोड़ से बढ़कर के 55,000 करोड़ रुपए तक अपने को पहुंचाया है। इतना कलेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश आज के दिन पे। हर एक उसमें हम लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। परिणाम क्या है? पैसा था तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 14 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इससे पहले गुरुवार सुबह भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 16 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे। इन सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और योगी के खास अफसर संजय प्रसाद के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। सरकार की ओर से जारी की गई तबादला सूची में मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, संजय प्रसाद समेत कई अफसरों के नाम शामिल हैं। मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल से कई विभाग वापस ले लिए गए हैं। कुछ समय पहले ही इनको मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं आईएएस पर संजय प्रसाद से नागरिक उड्डयन विभाग वापस ले लिया गया है। आईएएस से अधिकारी मुकेश मेश्राम को प्रमुख सचिव पर्यटन से हटा दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी अमृता अभिजात को सौंपी गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। इसी क्रम में यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल करते हुए त्योहारों से पहले योगी सरकार ने अब 16 आईपीएस अफसरों के तबादले किए थे। इनमें 10 जिलों के कप्तान बदले गए थे। योगी सरकार ने आजमगढ़, देवरिया, अलीगढ़, उन्नाव, कुशीनगर, प्रतापगढ़, औरैया, सोनभद्र, हरदोई, अंबेडकर के पुलिस अधीक्षक बदल दिए थे। राजधानी लखनऊ में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां अंबे बिष्ट समेत एलडीए के 5 तत्कालीन कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं के तहत की है। जानकीपुरम जमीन घोटाले को अंजाम देने में उनकी भूमिका के पुख्ता प्रमाण विजिलेंस की गोपनीय जांच में मिलने पर शासन के आदेश पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि अपर्णा यादव पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। विजिलेंस की एफआईआर के मुताबिक शासन ने वर्ष 2016 में जानकीपुरम योजना में भूखंडों के आवंटन में बदलाव कर पंजीकरण करने में हुई हेराफेरी की जांच का आदेश विजिलेंस को दिया था। इसके तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन लिपिक मुक्तेश्वर नाथ ओझा की भूमिका तलाशनी थी। जांच में पता चला कि इस हेराफेरी को अंजाम देने की साजिश में तत्कालीन संपत्ति अधिकारी अंबे बिष्ट के साथ अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह, उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौर, वरिष्ठ कास्ट अकाउंटेंट एसवी महादाने और अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता भी शामिल थे। शासन की मंजूरी मिलने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की इस लंबित मामले में जमानत मंजूर कर ली है और इससे माना जा रहा है कि उनकी रिहाई का रास्ता अब साफ हो जाएगा। मोहम्मद आजम खान और उसके परिवार के खिलाफ लगभग 200 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अकेले आजम खान पर ही करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। यही एक मामला लंबित था जिसमें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत की राहत के साथ ही आजम खान को एक बड़ा झटका भी लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में दाखिल एडिशनल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप रिकॉर्ड रूम के दस्तावेजों में हेराफेरी और साक्ष्य मिटाने से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने आजम खान को 20 सितंबर को अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रामपुर कोर्ट की नई कार्रवाई ने आजम खान की रिहाई पर रोक लगा दी है। अब 20 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि ये सुनवाई उनके राजनीतिक और कानूनी भविष्य के लिए बहुत अहम होगी। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के आरोपियों रविंद्र और अरुण के एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा नाम से सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी भरा पोस्ट किया गया है। एनकाउंटर को सनातन की हार बताते हुए लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास भी किया गया है। इधर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी कार्य व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद वे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो पुलिस और सख्ती से निपटेगी। एडीजी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि लोगों में भय फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। गिरोह के पास हथियार कहां से आते हैं इसकी भी जांच कराई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रोहित गोदारा गैंग बदला लेने के लिए कुख्यात है। ऐसे में पुलिस ने पाटनी परिवार की सुरक्षा और बढ़ा दी है। मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने सेवानिवृत्त पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को 33,33,000 रुपए का चूना लगाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने खुद को ट्राई अधिकारी बताकर इंजीनियर को 48 घंटे से अधिक समय तक डिजिटल अरेस्ट में रखा था। एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 95,500 रुपए नगद, 39 सिम कार्ड, 21 एटीएम डेबिट कार्ड, 15 बैंक पासबुक, 13 मोबाइल फोन, 3 चेकबुक, एक वाईफाई राउटर और एक स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी निखिल 32 वर्षीय देहरादून निवासी और हरप्रीत सिंह उर्फ हर्ष छत्तीसगढ़ निवासी है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह पर अब तक 46 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की ठगी की 44 शिकायतें दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया कि इस ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस कंबोडिया का पाया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड राजू, जो कि फिलहाल फरार है, विदेश में बैठे साथियों की मदद से इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित बाढ़खंड शारदा नगर में वर्ष 2011 में 5 करोड़ 75 लाख रुपए का गबन करने वाले वांछित आरोपी हर्ष अग्रवाल को यूपी पुलिस के आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी के जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट निवासी हर्ष अग्रवाल दुधवा फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म का प्रोप्राइटर है, जिसने बाढ़ निरोधक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले डुप्लीकेट जियो टेक्सटाइल बैग की आपूर्ति की थी। ईडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक खीरी में वर्ष 2011 में बाढ़ निरोधक कार्यों में प्रयोग होने वाले जियो टेक्सटाइल के बैग की आपूर्ति के बजाय अधोमानक और डुप्लीकेट बैग की आपूर्ति कर हर्ष अग्रवाल ने राज्य सरकार को 5 करोड़ 75 लाख रुपए की हानि पहुंचाई थी। उसके खिलाफ सदर कोतवाली में शासकीय धन का गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। हर्ष अग्रवाल को लखीमपुर खीरी में न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। देहरादून में हाल ही में बादल फटने की घटना से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया है। मीरपुर थाना फतेहपुर और आसपास के गांवों के 6 मजदूर इस हादसे के बाद से लापता हैं। 3 दिन का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक इन मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला है। लापता मजदूर यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। ये सभी मजदूरी के लिए देहरादून गए थे और बादल फटने की घटना के बाद से इनका कुछ पता नहीं चल सका है। हादसे के बाद से इनके घर पर मातम बस रहा है। परिवार लगातार अपने पापा और दादा के लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। गांव में सन्नाटा और गम का माहौल है। परिवार वाले और गांव के लोग देहरादून जाकर अपनाओं की तलाश कर रहे हैं और प्रशासन और राहत बचाव टीमें भी मौके पर लगी हुई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस का जानकारी मिल नहीं पाई है। गांव वाले लगातार दुआ कर रहे हैं कि उनके अपने सही सलामत वापस लौट आए। लापता मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि तलाश अभियान को और तेज किया जाए ताकि लापता लोगों को जल्द पता लग सके। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।